Good morning, students. Good morning, sir. Okay. So हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था concentration of holes in the valence band, Fermi level in intrinsic semiconductor, नैज अर्धचालक में फर्मी तल जो है वो हमने निकाला था, और इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन नैज सांद्रता। अब आज हम लेंगे पहला टॉपिक फर्मी लेवल in an extrinsic semiconductor। बाह्य अर्धचालक में फर्मी लेवल है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अर्धचालक। सो बाह्य अर्धचालक में फर्मी लेवल मीन्स स्तर, फर्मी स्तर। ठीक है, बाह्य अर्धचालक में फर्मी स्तर, इसको अपन आज देखेंगे। तो जो भी अपना अर्धचालक पदार्थ होता है उसके जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, होल की सांद्रता और इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। इसके ऊपर किसी भी अर्धचालक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण निर्भर करते हैं, राइट। और जो फर्मी लेवल है EF, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप कि फर्मी लेवल EF से जिसको अपन डिनोट करते हैं वो किसी भी बाह्य अर्धचालक की जो फर्मी स्तर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन, पहली चीज, impurity concentrations, impurity concentration मतलब अशुद्धि सांद्रता, अशुद्धि सांद्रताओं, राइट। तो फर्मी लेवल EF, दिस इज अवर फर्मी लेवल जिसको अपन डिनोट करते हैं EF से, फर्मी लेवल। ठीक है ना। ये जो फर्मी लेवल है ये किस पे निर्भर करता है? एक तो इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और दूसरा टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। अर्धचालक के ताप के ऊपर निर्भर करता है और अशुद्धि सांद्रताओं पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अपन ने ये भी देखा था कि जब कोई हम नैज अर्धचालक लेते हैं, मतलब जब किसी अर्धचालक पदार्थ में किसी तरह की इंप्योरिटी नहीं है, अशुद्धि नहीं है, तो नैज अर्धचालक के केस में यदि ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है तो जो हमारी फर्मी स्तर है वो इसके मध्य में होती है, राइट। EF, this is in the case of intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor, राइट। नैज अर्धचालक के केस में अपने को ये मिलता है। ओके। अब जब इसमें हम कोई डोनर इम्प्योरिटी डाल दें, डोनर का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए अपन इसको, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो कंडक्शन बैंड की जो कुछ स्टेट्स हैं ये वाली हैं, ये क्या हो जाएंगी? फिलअप हो जाएंगी। जब हम इसमें डोनर डालेंगे तो ये जो कंडक्शन बैंड है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, किसके कारण? ग्रुप 5 इम्प्योरिटी के कारण। ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट कुछ एनडी स्टेट्स, एनडी मान लीजिए अपन ने ले लिया है ना, एनडी स्टेट्स,
सो फर्स्ट एंड स्टेट्स, ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगी, फिलअप हो जाएंगी, भर जाएंगी वो, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, वो आप जंप करके इस कंडक्शन बैंड में थर्मल एजिटेशन के कारण, है ना, वैसे तो अपन लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलग बात है, परंतु उष्मीय ऊर्जा जो अपन देते हैं, ठीक है ना, उसके कारण वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर ये स्टेट जो है वो फिलअप हो गई, ठीक है ना, एनडी स्टेट्स जो शुरू की स्टेट्स हैं इसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर है थर्मल एजिटेशन के कारण, उसकी संख्या कम हो जाएगी। फर्मी लेवल क्या होती है, फर्मी लेवल EF, हेलो सर। हेलो सर एनडी स्टेट क्या है ये? एनडी स्टेट्स अपन उनको कह रहे हैं, नंबर मतलब स्टेट्स का नंबर, जो अवस्था, ठीक है ना, जो कंडक्शन बैंड में भी तो ऊर्जा अवस्थाएं हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो जब यहां पर आपने क्या डाला, डोनर इम्प्यूरिटी डाल दी, डोनर इम्प्यूरिटी, डोनर मतलब ग्रुप 5 एलिमेंट डाल दिया, मतलब आप इसमें क्या कर रहे हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, ठीक है ना। तो थर्मल जो अपना रूम टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड की स्टेट्स में इसमें इनको ऑक्यूपाई कर लेंगे, समझ गए, उनको अपन एनडी कह रहे हैं। यस सर। समझ में आ गई बात, तो वो उनको ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह का निगेटिव चार्ज हो गया ना, एक तरह से ये स्टेट्स भर गई, तो जो अब दूसरे जो आना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, वो इस पर पहुंच नहीं पाएंगे, समझ गए, क्योंकि अब उनके पास जगह ही नहीं जाने के लिए वहां पर, ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया बेटा, जिसने पूछा था, यस सर। ओके। तो अब हम कह रहे थे कि फर्मी लेवल अपन कैसे डिफाइन करते हैं, फर्मी लेवल EF से अपन डिनोट करते हैं, इट इज द probability of occupancy, अभी हिंदी में भी बता दूंगा मैं, probability of occupancy of the allowed एनर्जी स्टेट्स, है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, फर्मी लेवल, व्हाट इज फर्मी लेवल। सो फर्मी लेवल EF इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी मतलब भरने की क्षमता, है ना, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता किसकी, ऑफ द अलाउड एनर्जी स्टेट्स, जो भी एनर्जी स्टेट अलाउड है, क्योंकि सारे जो ऊर्जा स्तर है वो तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना, कुछ वर्जित भी ऊर्जा स्तर है जिन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते, तो जितने भी अलाउड हैं ऊर्जा स्तर, उन पर भरने की जो प्रायिकता है, उनको भरने की जो प्रायिकता है, वो आपकी फर्मी लेवल EF कहलाती है। तो इसको अपन हिंदी में यूं लिख सकते हैं कि फर्मी स्तर EF है अनुमत अलाउड, ऑलराइट, अनुमत ऊर्जा अवस्थाओं के अध्यासित मतलब भरना, अध्यासित, इसका एक वर्ड हो गया, अध्यासित होने की प्रायिकता होती है, समझ में आ गया। इस तरह से अपन इस फर्मी लेवल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहां पर ये जो फर्मी लेवल है, तो जब इसकी फर्मी लेवल क्या है कि जो भी ऊर्जा अवस्था है उसके अध्यासित होने की प्रायिकता है, उसके फिलअप होने की प्रायिकता है, ठीक है ना। तो जो फर्मी लेवल EF है वो किसके नजदीक होगी, कंडक्शन बैंड के नजदीक होगी, ठीक है ना, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्शन बैंड में पहुंच गए और बाकी जो है वो कंडक्शन बैंड
जो फर्मी लेवल वैलेंस बैंड से किस पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। जो अब फर्मी लेवल क्या हो जाएगी, कंडक्शन बैंड के नजदीक पहुंच जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब मान लीजिए किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर को अपन ले लें, तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, किसी भी एन टाइप अर्धचालक पदार्थ में एन बराबर क्या हो जाएगा, एन डी जो अपन ने लिया नंबर ऑफ स्टेट्स, सो दिस स्मॉल एन जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बिकम इक्वल टू एन डी। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन एक निकाली हुई थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स की, अपन ने पहले निकाली थी। क्या निकाली थी इक्वेशन, स्मॉल एन इज इक्वल टू एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपन के टी, अभी निकाली थी अपन ने पिछले लेक्चर्स में। तो हमारे पास है एन इज इक्वल टू, और ये है हमारे पास एन डी, एंड दिस विल बी इक्वल टू एन सी, राइट, into e to the power minus ec minus ef अपॉन kt। ये इक्वेशन हमने निकाली थी, n बराबर ही और n बराबर nd है, तो nd बराबर ये हो गया। तो अब इसके लॉग यदि अपन दोनों साइड में ले लें और एडजस्टमेंट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट यू कैन डू योरसेल्फ। सो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग ले लें, एंड रीअरेंजिंग, सो डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है। एंड रीअरेंजिंग वी कैन राइट EF that is equal to EC minus KT log NC upon ND, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। ठीक है ना, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो ये फर्मी स्तर आ गया, किसका आ गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक का फर्मी स्तर किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। आप उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लें। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पी का एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या निकाला हुआ है, P that is equal to NV e to the power minus EF minus EV upon KT। अब यहां पर फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के नजदीक हो जाएगी, ठीक है ना, और P बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर P टाइप सेमीकंडक्टर में P that will be equal to Na, and therefore this P, यहां पर अपन ये दोनों ही चीजें लिख दें तो ये अपन लिख सकते हैं इसको so we can write P that is equal to Na equal to this। अब इसको भी अपन उसी तरह से करते हैं कि इसका हमें लॉग निकालना है बोथ साइड्स। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग, टर्म्स को फिर से अरेंज कर लिया लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, रीअरेंजिंग द टर्म्स। हम लिख सकते हैं यहां पर EF that is equal to EV plus KT log NV by Na। ओके,
ये आपको यहां पर मिल जाता है। ठीक है, इसमें ये देखिए आप यहां पे ये दिखाया हुआ है। तो ये आपका EC है, जो कंडक्शन बैंड की सबसे लोवेस्ट स्तर पर जो ऊर्जा है। ये EV वैलेंस बैंड की सबसे ऊंचे स्तर पर ऊर्जा। और ये EG जो है ये बैंड गैप है इनके बीच का। अब यहाँ पर देखिए जो डोनर लेवल है ये यहाँ आ गई। यदि आप इसको देखें तो ये जो है ये आपकी ये ED से जो दिखाई हुई है, दिस इज योर डोनर लेवल ED, और ये फर्मी लेवल है EF। तो फर्मी लेवल जो है कंडक्शन बैंड के नजदीक आ गई। दिस इज इन द केस ऑफ दिस इज एन टाइप। ऑलराइट, दिस इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर। और वैलेंस बैंड में आप देखेंगे कि वैलेंस बैंड में ये फर्मी लेवल है जो वैलेंस बैंड के नजदीक पहुंच गई। ये EA एक्सेप्टर एटम्स की लेवल आ गई, और EV जो वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, राइट। सो दैट इज EV। सो इस तरह से अपन इनको दर्शाते हैं। ठीक है ना। सो ये तो हो गया। इस तरह से जब हमने इनमें डोनर और एक्सेप्टर इंप्योरिटी डाल दी, तब इसमें किस तरह से फर्मी लेवल चेंज होती है वो अपन ने देख लिया। तो अपन ने बताया था कि फर्मी लेवल जो है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अशुद्धि की सांद्रता। तो अशुद्धि की सांद्रता अपन ने देख ली कि अशुद्धि की सांद्रता से किस तरह से फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड के नजदीक पहुंच जाती है। ठीक है ना। अब टेम्परेचर के साथ क्या होता है वो देखें। तो टेम्परेचर के साथ आपके, अब यदि मान लीजिए टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑलराइट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी लेवल। ठीक है। तो मान लीजिए कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर आपने ले लिया है, सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर का आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। सो इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। ओके। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई भी बता सकता है? नो वन, कोई नहीं बता सकता। अरे टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, वो अपने बॉन्ड से टूट जाएंगे, मूवमेंट होता है सर। है ना, बॉन्ड से टूट जाएंगे कि नहीं। तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, है ना। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल भी बनेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो हैं वो क्या हो जाएगी, हैं, दे विल बी जनरेटेड, पेयर्स आर जनरेटेड, है ना। ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है किसमें, कंडक्शन बैंड में, वो बढ़ जाएगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर वैसे तो है, परंतु उसके साथ साथ जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, जो कंडक्शन बैंड में है उसकी संख्या, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं अपन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, दैट विल इंक्रीज। तो यदि अपन इस टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएं और बहुत ज्यादा टेम्परेचर यदि अपन इसका कर दें तो एक समय ऐसा आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो कंडक्शन बैंड में है दैट इज ग्रेटर देन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। डोनर एटम्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके कारण हो जाए, टेम्परेचर के कारण हो जाए। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक टेम्परेचर पे ये हो सकता है कि जितने डोनर एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, ठीक है ना, हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्मल एजिटेशन के कारण हो जाए। ठीक है।
राइट। तो जब ऐसा हो जाता है, अब ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता in the conduction band, when this becomes equal to concentration of holes in the वैलेंस बैंड। समझ में आ रहा है? ऐसी स्थिति आ गई कि कंडक्शन बैंड में जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो वैलेंस बैंड में जो कॉन्सेंट्रेशन होल्स का है, ठीक है ना, वो दोनों बराबर हो जाएं, तब हम कहते हैं कि ये किस तरह का काम करेगा, ये काम करेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह, है ना। इस कंडीशन में जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या बन जाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, नैज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें यही कंडीशन होती है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और जो फर्मी लेवल है वो कहां पे आ जाएगी, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया, तो कोई भी बता सकता है फर्मी लेवल किधर आएगी, कहां होनी चाहिए नैज अर्धचालक में फर्मी लेवल, बीच में आ जाएगा। मध्य में बेटा, मध्य में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य में। जब भी कोई भी नैज अर्धचालक होता है तो उसमें जो फर्मी लेवल होती है वो चालन बैंड और संयोजकता बैंड, इन दोनों के मध्य में स्थित होती है, हमेशा ध्यान रखें इस चीज को। तो जब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया तो यहां पर जो फर्मी लेवल है वो क्या आ जाएगी, मध्य में आ जाएगी, किसके, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मध्य में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन यूं कह सकते हैं कि जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनका टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो फर्मी लेवल किस तरफ जाएगी, फर्मी लेवल किस तरफ मूव करेगी, कोई भी अभी बताया, कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड है, तो कंडक्शन बैंड में तो फर्मी लेवल कहाँ है, यहाँ है, और जब टेम्परेचर बढ़ाया तो फर्मी लेवल किस तरफ चली, टेम्परेचर बढ़ाने से मध्य की तरफ, सेंटर की तरफ मूव करेगी, है ना, तभी तो सेंटर पे पहुंचेगी जब वो इंट्रिंसिक बन जाएगा, नैज अर्धचालक बन जाएगा, ठीक है ना। और यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसकी फर्मी लेवल यहाँ है वैलेंस बैंड के पास, तो वहां पे भी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल किस तरफ मूव करेगी, सेंटर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में, मतलब जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं या पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, तो फर्मी लेवल जो है वो मध्य जो है मिडिल में की तरफ मूव करेगी, है ना, मध्य जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो मध्य लेवल है ना, इसकी तरफ मूव करेगी जब इस पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। तो दोनों का इफेक्ट अपन ने देख लिया कि जब हम किसी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेते हैं तो फर्मी लेवल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो अशुद्धि सांद्रता मतलब इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके ऊपर निर्भर कर रही है, और दूसरा वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर कर रही है, ओके। क्लियर हो गया, ऑल राइट, देन वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, परीक्षा में पूछते हैं इसको, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। जनरेशन का मतलब उत्पादन और रिकॉम्बिनेशन मतलब पुनर्संयोजन,
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। पुनर्संयोजन। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, उत्पादन और पुनर्संयोजन। ठीक है। अब अपन जानते हैं कि किसी भी नए अर्धचालक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो नंबर ऑफ होल्स हैं, होल्स की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है ना। कई बार अपन इस चीज को कह चुके, और हम बार बार इसलिए कहते हैं जिससे आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि कोई भी नया अर्धचालक है तो उसमें होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपन कहते हैं, उनकी संख्या के बराबर होती है। परंतु जब ऊष्मीय उत्तेजन होता है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है सेमीकंडक्टर का, तो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। और उसके साथ साथ क्या होता है, एक तरफ तो उत्पन्न हो रहा है मतलब उत्पादन हो रहा है, परंतु ये जरूरत नहीं कि बस सिर्फ उत्पादन ही होता जाए। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा भी है कि वो किसी जो खाली जगह है, होल है, उसमें वो जाके गिर सकता है, उसमें पहुंच सकता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वहां पर क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा है। एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट भी हो रहा है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो रहा है, डिसअपियर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दे डिसअपियर ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। पुनर्संयोजन के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो हैं वो विलोपित भी हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ किसका, इन पेयर्स का। मोबाइल जो कैरियर्स हैं, इनकी जो पेयर है, इनका कुछ लॉस भी होता है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि मैंने ये जो होल है, तो उसको अपन यूं कहते हैं कि ऑन द एवरेज, एक औसत अपन ले लें, तो ए होल जो है दैट एग्जिस्ट फॉर टॉपी सेकंड होल, है ना। होल विल एग्जिस्ट फॉर सपोज, है मतलब रहता है होल, और उसके बाद क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो होल विल एग्जिस्ट फॉर, अपन मान लिया टॉपी सेकंड्स, ओके। एंड एन इलेक्ट्रॉन सपोज दैट एग्जिस्ट फॉर टॉ n सेकंड्स बिफोर रिकॉम्बिनेशन। पुनर्संयोजन होने से पहले मान लीजिए कोई होल क्रिएट हुआ, तो वो टॉपी सेकंड तक तो है और उसके बाद उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉम्बिनेशन से पहले इलेक्ट्रॉन निकल गया, किसी बॉन्ड को तोड़ के निकल गया, और टॉ n सेकंड तक वो रहा और उसके बाद वो किसी होल में विलोपित हो गया। ठीक है ना। तो ये जो दोनों टाइम है, टॉपी और टॉ n, इनको अपन कहते हैं माध्य आयुकाल, मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ऑलराइट। तो टॉपी जो होगा वो माध्य आयुकाल या मीन लाइफ टाइम किसका हो जाएगा, होल का हो जाएगा, और टॉ n जो है वो मीन लाइफ टाइम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा। सो इनको अपन कहते हैं मीन लाइफ टाइम ऑफ होल्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो होल्स किसका क्या हुआ, टॉपी, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, टॉ n। तो मीन लाइफ टाइम को अपन क्या कहेंगे, माध्य आयुकाल। ओके, क्लियर होगी बात। अब हाँ, तो ये जो टॉपी और जो टॉ n है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन सेमीकंडक्टर्स है। अभी अपन रिलेशन भी निकालेंगे यहां पर, राइट। क्योंकि वो ये बताते हैं कि जब ये होल और पेयर जनरेट होते हैं और तब वो इक्विलिब्रियम में पहुंचने से पहले कितना समय लेंगे, है ना। दे विल इंडिकेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सेसिव होल्स एंड
इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन टू रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, इस चीज को ये बताते हैं। तो उसी के लिए मान लीजिए अब हम यहां पर ये एक डायग्राम के द्वारा आपको दिखा रहे हैं कि मान लीजिए हम एक बार ले लेते हैं एन टाइप से सेमीकंडक्टर, है ना, सपोज। ओके, तो भी यहां पे हमने क्या लिया है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, ठीक है ना, उसका एक बार लिया है एन टाइप। ओके, बार का मतलब इस तरह से रेक्टेंगुलर बार, यूं ले लिया। तो अपन ने एक बार ले लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर का, जिसमें कि आप देख रहे होगे कि ये जो P0 ये होल्स है ना, P0 जो कॉन्सेंट्रेशन दिखाया, किसका दिखाया, होल्स का दिखाया, किस समय में, T डैश समय में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये क्या हो गया, माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए ना, होल्स। ठीक है, तो होल्स की संख्या कितनी है, P0, किस समय पर, T डैश समय पर। और मान लीजिए N0 अपन ने यहां दिखाया नहीं है, N0 जो है वो किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है पर यूनिट वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन है ये। तो P0 दैट इज होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और N0 सपोज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कौन से समय पर, T डैश समय पर। समझ में आ गया। अब मान लीजिए हम इस बार को इल्यूमिनेट करते हैं, है ना, आलोकित करते हैं। आलोकित करना, यहां पे इसके ऊपर कोई प्रकाश डालते हैं। कहने का मतलब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि इनकी ऊर्जा बढ़ जाए। ठीक है ना, तो जब ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर और बनेंगे, है ना, जिसको अपन थर्मल एजिटेशन कहते हैं। तो यहां पर थर्मल एजिटेशन के कारण ना हुआ, यहां पे प्रकाश के कारण हो गया। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स और क्या हो गए, जनरेट हो गए क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो जब जनरेट हो गए तो उसके बाद क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, साम्यावस्था स्टेट आएगी। ठीक है ना, और उस साम्यावस्था में मान लीजिए अब नया कॉन्सेंट्रेशन हो गया, नया कॉन्सेंट्रेशन होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। क्या हो गया नया कॉन्सेंट्रेशन है, वो हो गया मान लीजिए P और N। अब वो कहां पर हुआ, वो यहां पर, ये मान लीजिए जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन T इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस पर जो है नया कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, P और N का, होल्स का P हो गया और आपका इलेक्ट्रॉन्स का N हो गया। ठीक है ना, तो अब अपन क्या लिखेंगे, अब इसके कारण क्या हुआ कि जब अपन ने प्रकाश डाला तो पहले P0 संख्या थी और अब वो संख्या कितनी हो गई, P हो गई। ठीक है ना, तो प्रकाश के कारण जो होल्स अपने को मिले वो क्या हुए, तो उसको अपन कहते हैं प्रकाश निविष्ट सांद्रता, फोटो इंजेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, फोटो इंजेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, कोई भी बता सकता है, प्रकाश के कारण कितना हुआ, पहले P0 था अब P हो गया, तो प्रकाश के कारण कितना, नहीं बता सकते हैं। अरे भाई मेरे पास 2 रुपए थे, मेरे मित्र ने मुझे 10 रुपए और दे दिए, है ना, तो मेरे पास कुल 12 रुपए हो गए। तो वही चीज हम कह रहे हैं, प्रकाश के कारण अब होल्स की संख्या P हो गई, पहले P0 थी। तो प्रकाश के कारण कितने होल्स मिले, P माइनस P0। छोटी सी बात समझ में नहीं आती आप लोगों के, कहां दिमाग है आपका, ठीक है। और उसी तरह से
फोटो इंजेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना होगा आप तो बता सकते हो? पहले n0 था, अब n हो गया, तो इसके कारण कितना हुआ प्रकाश के कारण? n-n0। n-n0। चलो ये तो बताया आपने, ठीक है, ऑल राइट। अब जो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, उसके अनुसार क्या होता है, जितने भी होल इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं जनरेट हुए हैं तो वो बराबर होंगे, ठीक है ना? तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? P माइनस P0 दैट इज इक्वल टू n माइनस n0, ठीक है? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले उतने ही होल्स वहां पे बन गए। किसके कारण बन गए? रेडिएशन के कारण, है ना? दिस इज ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू रेडिएशन। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इस रेडिएशन को हटा दिया, तो क्या होगा? वापस वो अपनी उसी जगह पे आएंगे ना जहां थे, ठीक है? और वो जो है आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है कि किस तरह से, ये देखिए ये यहां दिखाया हुआ है किस तरह से एक्सपोनेंशियल रूप में ये जो है आपका, ये एक्सपोनेंशियल रूप जो दिखाया है, इस तरह से इनका डिक्रीज होता जाएगा और ये P0 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है? अब यहां पर हम एक रेशियो डिफाइन करते हैं P अपॉन टॉ P, P अपॉन टॉ P मैंने बताया था मीन लाइफ टाइम होल्स का। सो P अपॉन टॉ P ये क्या है? डिक्रीज इन होल कॉन्सेंट्रेशन पर सेकंड। दिस इज डिक्रीज इन होल कॉन्सेंट्रेशन, होल की सांद्रता में कमी, होल कॉन्सेंट्रेशन पर सेकंड, ऑलराइट। ड्यू टू, किसके कारण होगा? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन के कारण जो होल में, होल कॉन्सेंट्रेशन में पर सेकंड जो कमी है वो किससे दी जाएगी? P अपॉन टॉ P। और उसी तरह से इसको और नाम भी एक दिया है, इसको नाम दिया है रिकॉम्बिनेशन रेट, है पुनर्संयोजन दर, ठीक है? तो इसको अपन इस तरह से भी लिखते हैं कि R, पुनर्संयोजन दर R इज इक्वल टू P अपॉन टॉ P, जहां पर ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन रेट कहा कहते हैं अपन इसको, पुनर्संयोजन की दर, पुनर्संयोजन की दर, ओके। और फिर जनरेशन रेट भी होगी, तो जनरेशन रेट अपन किससे डिफाइन करते हैं? G से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? तो जनरेशन रेट G है, इसको अपन क्या कहेंगे? जनरेशन रेट, उत्पादन की दर, जनरेशन रेट, और इट इज द इंक्रीज इन होल कॉन्सेंट्रेशन। जनरेशन रेट क्या होगी? इंक्रीज, होल कॉन्सेंट्रेशन में जो वृद्धि हो रही है, ऑलराइट, होल कॉन्सेंट्रेशन में जो वृद्धि हो रही है प्रति सेकंड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। सो जनरेशन रेट क्या है? इट इज द इंक्रीज इन होल कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन होल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, पर सेकंड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ ये दोनों चीजें आपने समझ ली। अब जो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज है, जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है,
वो क्या कहता है कि चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना क्रिएट किया जा सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए इंक्रीज इन होल कॉन्सेंट्रेशन पर सेकंड, अपन लिखें लेट इंक्रीज इन होल कॉन्सेंट्रेशन पर सेकंड इज dp by dt। सपोज अपन थर्मल एजिटेशन दे रहे हैं या अपन प्रकाश डाल के कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो मान लीजिए इंक्रीज इन होल कॉन्सेंट्रेशन पर सेकंड जो है dp अपॉन dt है। तो अब ये किसके बराबर होना चाहिए? ये एक तो रिकॉम्बिनेशन रेट यहां पे आ जाएगी और एक जनरेशन रेट आ जाएगी। तो रिकॉम्बिनेशन रेट में तो ये कम हो जाएगा और जनरेशन रेट में बढ़ेगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं dp by dt that will be equal to g जनरेशन रेट माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट जो अपन ने देखी p अपॉन tau p, राइट। ये हो जाएगा। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमने बताई थी आपको t बराबर 0 पर, यहां पर जो डायग्राम में, तो उस कंडीशन में जब स्टेडी स्टेट कंडीशन हो जाएगी, मतलब इन इक्विलिब्रियम साम्यावस्था है, साम्यावस्था की जब कंडीशन आ गई तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में dp अपॉन dt 0 हो जाएगा, वृद्धि खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है ना, जो होल कॉन्सेंट्रेशन की जो वृद्धि है समय के साथ वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, जब कोई भी रेडिएशन इसके ऊपर हम नहीं डाल रहे हैं। ठीक है ना, है? तो होल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस पे पहुंच जाएगा? इक्विलिब्रियम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, P0 पे पहुंच जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो यहां पर अपन इससे लिख सकते हैं देन इन दिस केस P will become equal to P0। so from here we can write 0 that is equal to G minus P0 upon tau p, or this gives you G is equal to P0 upon tau p। ओके, इस g के मान को अपन इस इक्वेशन में रख दें। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, मान लीजिए दिस इक्वेशन नंबर 2। तो dp अपॉन dt हो जाएगा आपका dp अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू p0 अपॉन tau p माइनस p अपॉन tau p दैट इज p0 माइनस p अपॉन tau p। ऑलराइट, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से p टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आप निकाल सकते हो, उसमें जो माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। सो p टाइप सेमीकंडक्टर के लिए सिमिलरली यू कैन राइट p टाइप सेमीकंडक्टर के लिए dn by dt, राइट। दिस गिव्स यू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन में पर सेकंड में जो वृद्धि है वो यहां पे दी जा रही है, एंड दैट विल बी गिवन बाय n0। p की जगह n हो जाएगा n0 अपॉन tau n जो इलेक्ट्रॉन का माध्यकाल है, माइनस n अपॉन tau n, एंड दैट विल बी इक्वल टू n0 माइनस n अपॉन tau n। सो ये इक्वेशन जो है आपको निकालने के लिए एग्जामिनेशन में आता है। ये आप इक्वेशन जो है डिराइव कीजिए या नोट लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, है ना। ठीक है, ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। वीडियोस देखिएगा और आपको जब कोई डाउट हो तो आप जो है मुझसे अगले लेक्चर्स में उनको पूछ सकते हैं। ओके।